चलिए स्टार्ट करें। कितने क्वेश्चन हो गए थे? ये वाला कर लिया था, अभी नहीं किया? नॉन यूसीएम के एक भी नहीं किए थे? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज पहला टर्न किस किस का है? आपका, ठीक है। तो देखो आज हम नॉन यूसीएम को फिनिश करेंगे, ठीक है। अभी तक इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का चल रहा था, उसका हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। आज नॉन यूसीएम के केवल न्यूमेरिकल्स होंगे, तो मैं थोड़ी सी थ्योरी रिपीट कर दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या इसमें एप्लीकेबल है, कौन कौन सी लगेगी इन सब में। बाकी फिर अगले टर्म से आज और वेट करना पड़ेगा। अगले टर्म से अपना बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो पूरा बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, तो पूरा समझ में आएगा। आज अपने को वेट करना पड़ेगा। और आज शाम को जो कवरिंग बैच है, उस कवरिंग बैच में बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम शाम को स्टार्ट करेंगे और वो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल से आज पहला ही दिन है। तो जिन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक्चुअली हमें 12th वाला सिलेबस शाम को चलाना पड़ेगा और 11th वाला सिलेबस सुबह चलाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा सही समय पर सिलेबस ख़त्म हो जाए। क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा। तो अपन ये मान के चलो कि नीट का एग्ज़ाम जो होता है वो आपका मई में होता है। अगर हम ये 2 साल छोड़ दें, इस वाला और पिछले वाला, तो ये पिछले वाला और ये वाला तो हमेशा किस में होगा? अभी हुआ है सितंबर में हुआ है। लेकिन इन 2 को छोड़ दें, क्योंकि कोरोना के कारण हुआ है ये। और इसके पहले 25 वर्षों का इतिहास उठा लूँ तो मई में एग्ज़ाम होता रहा है, या कभी एक आध रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी पेपर आउट हो गया था, तो नीट सेकंड हुआ था, वो फिर जुलाई में हुआ था। इसके अलावा कभी एग्ज़ाम और ज़्यादा पोस्टपोन हुआ नहीं। तो अभी फ़िलहाल अपने को भी यही मान के चलना पड़ेगा कि एग्ज़ाम मई में होगा। जब मई में होगा तो फिर अपन लगभग 3 महीने लेट हैं, ठीक है। अगर मई में होगा तो मई के हिसाब से 3 महीने हम लेट हैं, और 3 महीने लेट हैं तो 3 महीने को कंपनसेट करने के लिए, तो उसका जो सिलेबस है वो कवर करने के लिए हमें लगभग 3 महीने 2 टाइम क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 2 टाइम में फिर मैंने आपको कहा है कि मॉर्निंग वाला बैच जो है वो आप ऑफलाइन कर लो, जैसे अभी आ रहे हो, और शाम वाला बैच अगर बहुत दूर रहते हैं तो उसको अपन कर लें ऑनलाइन, ठीक है। तो एक बैच ऑफलाइन, एक बैच ऑनलाइन कर लें, ये लगभग 3 महीने के लिए। अब अगर इस बीच में, जैसे हमने बैच स्टार्ट किया अभी, और अचानक मान लीजिए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 1 महीने बाद हमारे पास ये नोटिफिकेशन आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, एनटीए की तरफ से, कि एग्ज़ाम किस डेट को हो रहा है, 1 जुलाई को हो रहा है कि 2 जुलाई को हो रहा है, या मार्च में हो रहा है, या अप्रैल में हो रहा है, या जब भी हो रहा है, तो फिर हमें उस हिसाब से स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। मान लो अगस्त में हो रहा है, तो फिर अननेसेसरी 2 बैच में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसी समय हम थोड़ा कवरिंग बैच, कुछ क्लासेस अपने को और लेनी है तो लेके उसको फिर ख़त्म कर देंगे, एक ही बैच चलेगा। लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर अपन इस गलत फहमी में बने रहे कि पिछली साल भी सितंबर में हुआ, इस बार भी सितंबर में होगा, हमेशा सितंबर में होगा, तो हम बहुत बड़ी भूल करेंगे। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो बैचेज़ हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर चुके थे मई में ही। तो हमारा कंपटीशन ग्वालियर से नहीं है कि ग्वालियर में अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं तो सब केवल ग्वालियर के ही पूरे हिंदुस्तान में सिलेक्ट होंगे। हमारा कंपटीशन पूरे हिंदुस्तान में 16 लाख बैठेंगे उनसे, जेई में 8-10 लाख बैठेंगे उनसे। तो इसलिए हमें पूरे जो हिंदुस्तान में क्या चल रहा है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो 16 लाख बच्चे कर रहे हैं वही अपन करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। खैर, तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी, शाम को बिल्कुल नया बैच है, आज से ही स्टार्ट होगा। तो अगर आप 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में रहते हो तो अटेंड कर लेना आकर के, और थोड़े से दूर रहते हैं तो ऑनलाइन कर लेना। उसके लिए
आपको ऐप एक्टिवेट कराना पड़ेगा। तो क्लास के बाद अभी एक ऐप डाउनलोड करवा दूंगा जिन्होंने नहीं किया है, और उस ऐप पर वो क्लास मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी रिपीट कर दूं, ठीक है। नॉन यूसीएम की थ्योरी थोड़ी सी रिपीट कर देता हूं, जिससे जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा समझ आ जाएगा। देखो, नॉन यूसीएम में सर्कुलर मोशन तो समझते हैं, जो सर्कल में पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है तो सर्कुलर मोशन है, सिंपल बात है। यूसीएम का मतलब इक्वल स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है। जैसे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसकी स्पीड कैसी रहे, पूरे हर जगह पे 10 मीटर पर सेकंड ही बनी रहे, बदले ना, ठीक है। और नॉन यूसीएम का मतलब क्या है कि इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बदलती रहे, कम होती रहे, बढ़ती रहे, कुछ भी होता रहे लेकिन चेंज होती रहे, उसको बोलते हैं नॉन यूसीएम। और हम यही पढ़ रहे थे नॉन यूसीएम इसमें, ठीक है। नॉन यूसीएम में या यूसीएम में किसी को भी घुमाने के लिए, रिवॉल्व कराने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके लिए दो फार्मूले हमने डिराइव किए थे, mv²/r और m ω²r, ठीक है। v लीनियर वेलोसिटी होती है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। फिर हमने ये कहा था वर्टिकल सर्कल में, जैसे वर्टिकल सर्कल है, एक रस्सी से एक पत्थर को बांध के ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाइए, ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, नॉन यूसीएम का। और नॉन यूसीएम में फिर ये से L या R लेंथ की रस्सी को बांध के ऐसे पत्थर को घुमाया, तो मैंने कहा था कि अगर ये वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है तो इसमें इस रस्सी में T टेंशन प्रोड्यूस होता है। वो टेंशन कितना होता है, बोलिए, mv²/r प्लस mg cos थीटा, ठीक है। जो पढ़ चुके हैं वो बोलें ज़रूर, mv²/r प्लस mg cos थीटा। फिर मैंने कहा था ये लोएस्ट पॉइंट होता है, ये मिडिल पॉइंट होता है और ये वाला हाईएस्ट पॉइंट होता है। लोएस्ट, ये हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, एट एच की बात करें तो टेंशन कितना होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर, 0 या 0 से ज़्यादा। और वेलोसिटी क्या होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू √gr। इतनी हो या इतनी से ज़्यादा हो, अच्छी बात है। और एट लोएस्ट पॉइंट पर th कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 mg। और लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, √5gr। ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर हमने ये भी कहा था कि मिडिल पॉइंट एट m, मिडिल पॉइंट पर क्या था, बोलो, Tm ग्रेटर देन इक्वल टू 3 mg एंड Vm कितना था, √3gr। ये भी था, ठीक बात है। वर्टिकल सर्कल में एक बकेट को अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो पानी फैलता नहीं है, ये देखा था r रेडियस में, तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बोलो, √ कितनी निकाली थी, gr, ठीक है। फिर हमने एक ध्यान आ रहा है, वो डेथ वेल बनाया था, डेथ वेल, मौत का कुआं, उसमें मिनिमम वेलोसिटी क्या निकाली थी, √rg/μ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये कुछ हम पॉइंट्स पढ़ चुके थे यूसीएम और नॉन यूसीएम में। फिर मैंने एक दो पॉइंट और बताए थे कि अगर वेलोसिटी यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर √2gr है तो क्या होगा, ये पार्टिकल m तक पहुँचेगा और ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अगर लेस देन √2gr है तो ये m तक नहीं पहुँचेगा, उसके पहले ही ये लौट आएगा और ऑसिलेट करेगा। फिर हमने कहा था कि अगर वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर √2gr से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन √5gr से कम है, तो क्या होगा, तो ये m और h के बीच में कहीं जाके लौट आएगा, ठीक है। और
यहाँ जहाँ पर ये लौटने की कोशिश करेगा वहाँ से फिर वो कैसा बनाएगा, पैराबोला। जैसे मान लो यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया तो इसके बाद तो डायरेक्ट ऐसे लौटेगा नहीं, ऐसे यहाँ पैराबोला बना के इधर गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ वेलोसिटी उसकी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो इसको पहुँचा दिया अपन ने यहाँ तक, और यहाँ के बाद वो फिर इसकी ये जो डोरी है वो ढीली पड़ गई और फिर ऐसा गिरेगा। तो यहाँ ठीक एच तक पहुँच जाए उसके लिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बता सकते हो? ठीक एच पर पहुँच जाए और सर्कल ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक एच पर पहुँच जाए लेकिन सर्कल ना बनाए, उसके लिए क्या होनी चाहिए? सिंपल, ये लगा लो, ये फार्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर पहुँचाना है तो v को 0 लिख दो, पहुँचाना है बस, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी √gr हो गई यहाँ तो सर्कल बन जाएगा। हम तो कह रहे ठीक पहुँच जाए, तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाए। u कितना, ये vu निकालना है, 2a, a मतलब माइनस का g, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, इसलिए g माइनस का आता है। यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये r और r 2r। तो हम देख पा रहे हैं कि ये u आएगा लोएस्ट पॉइंट पर 4gr आएगा। तो जैसे एक मैंने बताया था ना आपको, L से M तक पहुंचाने के लिए कितनी चाहिए, √2gr। तो ऐसे ही L से H तक पहुंचाने के लिए कितनी चाहिए, 4gr, √4gr, ठीक है। उसमें चाहिए थी कितनी, √2gr, और इसमें चाहिए थी √4gr। यहाँ ध्यान देना, √4gr वो वेलोसिटी है जब ये ऐसे सर्कल में मूव करते हुए H पर ठीक पहुँच जाएगा, वहाँ रुक जाएगा। लेकिन अगर कंप्लीट सर्कल बनवाना है तो कितनी वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पर √4gr से ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा कितनी चाहिए, √5gr चाहिए। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। √5gr पर ये सर्कल कंप्लीट कर लेता है, √4gr पे ठीक H पर पहुँच जाएगा, और √4gr से ज़्यादा है लेकिन √5gr से कम है तो √5gr से कम है लेकिन √4gr से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ वेलोसिटी तो होगी, लेकिन वो वेलोसिटी √gr नहीं होगी यहाँ, इसलिए यहाँ कुछ वेलोसिटी तो है, ठीक है। मतलब यहाँ अगर ठीक पहुँचाना है, अगर आप यहाँ पर वेलोसिटी √4gr देते हो तो यहाँ वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाती है। लेकिन √4gr से थोड़ी सी भी ज़्यादा दोगे लेकिन वो वेलोसिटी √5gr से कम हो तो यहाँ थोड़ी वेलोसिटी 0 से बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो उतनी नहीं बढ़ जाएगी कि √gr हो जाए, क्योंकि √gr हो गई तो सर्कल बना देगा, लेकिन थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो इसके कारण बढ़ी हुई वेलोसिटी से आगे जाएगा लेकिन सर्कल नहीं बनाएगा, ऐसा पैराबोला बनाते हुए इधर कहीं गिर जाएगा। समझ आ रही बात? तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बना करके वो दे सकता है, तो ये ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो पिछले टर्न पर नहीं आए थे या जिनको पता नहीं है, इतना आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि आज के हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फटाफट नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
मिटा दूं? चलिए क्वेश्चन पर आ जाएं। पहला क्वेश्चन है ये, करें सभी। A stone is tied with 5 meter long string and rotated on the vertical circle, then minimum velocity at the highest point to just complete the vertical circle. मिनिमम वेलोसिटी पूछा है, मिनिमम। तो बताइए पहले मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर पूछी है? हाईएस्ट पॉइंट पर। क्या होती है हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी? अंडर रूट जी आर। ठीक है, मिनिमम मतलब वही क्रिटिकल वेलोसिटी रूट जी आर। तो सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू 10 हो गई और आर कितना है? 5 है। और कुछ दिया है आपको? 5 मीटर रेडियस दे रखी थी, इसको रोटेट करा रहे थे वर्टिकल सर्कल में। मिनिमम वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है वर्टिकल सर्कल पर? मिनिमम वेलोसिटी का रूट जी आर। तो आपको केवल क्या करना है? वैल्यू पुट करना है जी और आर की। तो 50 हो गया ये, और 50 को हम 25 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्यूशन लिख लेना, आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। 1 किलोग्राम मास इज रोटेटेड ऑन वर्टिकल सर्कल बाय 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, यानी R इक्वल टू कितना दे दिया? 1 मीटर। देन वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है। देन टेंशन इन द स्ट्रिंग के अंदर टेंशन उस हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? इसका एक आंसर 0 जरूर देते हैं वो। ठीक है, वो B, C, D चारों आंसर कुछ भी होंगे, और ज़्यादातर बच्चे 0 लगा देते हैं वो, जो कि गलत होगा, क्योंकि इसमें मिनिमम टेंशन 0 होता है। सर्कल को कंप्लीट करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम टेंशन 0 है, लेकिन मिनिमम थोड़ी ना पूछा है। वो कह रहा है जब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है हाईएस्ट पॉइंट पर, तब टेंशन कितना है। तो हमें कंप्लीट फार्मूला लगाना पड़ेगा, और कंप्लीट फार्मूला क्या था टेंशन का? mv²/r प्लस हाईएस्ट पॉइंट पर माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, माइनस mg। ठीक है, क्यों? फार्मूला था mv²/r प्लस mg cos थीटा, और थीटा कितना है? 180, cos 180 की वैल्यू -1 है। तो mv²/r माइनस mg ये बना हाईएस्ट पॉइंट का। ठीक है, फार्मूला था ना, अभी पढ़ा था मैंने, दोबारा लिखवाया था। mv²/r प्लस mg cos थीटा। थीटा हाईएस्ट पॉइंट पर होता है कितना? 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये लगा दूँ, ये हाईएस्ट पॉइंट पर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। मास कितना है? 1, v कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, रेडियस 1 है, -1, g की वैल्यू 10। कितना आ गया? 16 - 10 कितना आ गया? 6 न्यूटन। तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखो टेंशन कितना आ गया? 6 न्यूटन। ठीक है, मिनिमम टेंशन बोलते तो कितना होता? 0, लेकिन मिनिमम से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से कम ना हो बस। हाँ, नेगेटिव टेंशन पे रोटेट नहीं होगा, 0 पे हो जाएगा। कुछ ना कुछ 0 या 0 से ज़्यादा टेंशन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्यूशन लिखते चलो बस। साक्षी का 6 न्यूटन आ रहा है, अरविंद का भी 6 न्यूटन,
गुलशन ग्रोवर कहाँ चले गए? ब्रजेंद्र का भी जो है, हाँ ठीक है। आज बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, नींद नहीं खुली होगी। चलो अगला करें। थर्ड क्वेश्चन आ जाओ फटाफट, बताओ आप लोग जल्दी से आंसर बताओ इसका। 1 किलोग्राम मास व्हेन जस्ट कंप्लीट, इस शब्द पे ध्यान दिया करो। जस्ट कंप्लीट की बात कर रहे हैं। द वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, देन डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, देखो एक एक शब्द पे ध्यान दो। पहले बोल रहा है वो जस्ट कंप्लीट। जस्ट कंप्लीट का मतलब वो जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं वही निकालनी है, मिनिमम वाली। जस्ट कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर हमें सर्कल को कंप्लीट जस्ट करवाना ही है तो इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटीज़ हमने मिनिमम सीखी हैं वही रखनी है, ठीक है। और अब डिफरेंस निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, कहाँ पर? लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पर। तो कहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी बताओ? हाईएस्ट पर या लोएस्ट पर? लोएस्ट पर ज़्यादा होती है और हाईएस्ट पर कम होती है। तो लोएस्ट पर जो स्पीड मिले उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो हाफ mv² करके, और हाईएस्ट पर जो मिले √gr से उससे काइनेटिक एनर्जी निकालो, उनका डिफरेंस ले लो। बताओ कितना आ रहा है? करो जल्दी से, कोशिश करो कितना आ रहा है। यस, ऑनलाइन वाले बताओ जल्दी कितना आ रहा है। बोलो श्वेता, ब्रजेंद्र, साक्षी, अरविंद, गुलशन ग्रोवर, बताओ। 2 mgr, चलो चेक करते हैं। 2 mgr, r कितना? 1 मीटर है ना। 2√gr, तो r तो 1 है। कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो? देखो लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड बताओ। लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होगी? √5gr, ठीक है। तो हाफ, अपन एक काम करें, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट निकाल लो, हाफ mv²। v का मतलब ये √5gr का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 5gr, ठीक है। वैल्यू पुट कर दूँ 1/2। मास कितना है? 1 × 5, g होता है 10, r कितना है? रेडियस भी तो 1 मीटर है, ठीक है। तो 2 से ये काट दो, 5, कितना आ गया? 25 जूल। तो लोएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो कितनी आई है? 25 जूल। अब ऐसे ही मैं हाईएस्ट पॉइंट पर निकालूं, देखते जाना कहीं कोई गलत ना हो जाए। हाईएस्ट पॉइंट पर आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो हाफ mvh², और vh कितना होता है? √gr, इसका स्क्वायर से रूट कट गया, तो 1/2। m कितना है? 1, g कितना है? 10, और r कितना है? 1, तो ये 5 आ रहा है, ठीक है। मतलब लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 25 जूल और हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी? 5 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 25 - 5, 20 जूल, ठीक है। यही होगा, बोलो। ट्वेंटी जूल बिल्कुल सही है। मिटा दूं?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If a bucket filled with water rotated on the vertical circle of radius 4 मीटर, रेडियस कितनी बोलते जाओ, कुछ नहीं तो बोलते जाओ, एक्टिव रहोगे, ठीक है। R इक्वल टू कितना 4 मीटर, such that water does not fall from it, then its maximum time period, टाइम पीरियड निकालना है। वाटर गिर नहीं रहा है तो वेलोसिटी क्या थी, रूट जी आर अभी बताया था। अब इस वेलोसिटी से टाइम पीरियड आ जाता है क्या, ओमेगा निकाल के ओमेगा को 2 पाई टी कर दो, तो v को लिख सकता हूं मैं, चलो पहले अपन v निकाल लें। अंडर रूट जी की वैल्यू 10, r की वैल्यू कितनी है 4 मीटर है, ठीक है। तो ये अंडर रूट 40 तो ये आ गया, चलो ठीक है। v को लिख सकते हैं, या एक काम करो, चलो इसको सॉल्व कर लें पहले। v को लिख सकते हैं r ओमेगा बराबर कितना हो गया रूट जी आर। एक ऐसा फार्मूला बताया भी था मैंने, अगर ध्यान हो। r ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 पाई अपॉन टी, यहाँ से t निकल आएगा अंडर रूट जी आर। आप देखेंगे ये जो r है इसको 2 बार लिख सकते हैं, रूट r इंटू रूट r, तो एक रूट r से कैंसिल हो जाएगा, जानते हो ना इतना। तो रूट r इंटू रूट r लिख सकते हैं इसको, इंटू 2 पाई अपॉन कैपिटल T बराबर रूट जी आर। तो एक रूट r कट गया, अपने को t निकालना है, t को यहाँ ले जाओ, रूट जी को नीचे ले आओ, तो t इक्वल टू हो गया 2 पाई रूट कॉमन ले लो अंडर रूट r बाय कितना जी। और ये फॉर्मूला आप ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे, t इक्वल टू 2 पाई, सैटेलाइट का टाइम पीरियड जब निकालते हैं, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट कितना r बाई जी। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई अंडर रूट r कितना 1 बनता ना 4, g कितना है 10। ये देखो 2 पाई 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2 डिवाइड बाय रूट 10। ये जो पाई होता है ना, पाई की वैल्यू लगभग रूट 10 ही होती है। कैसे, हाँ पाई स्क्वायर की वैल्यू अपन ने देखी थी ना 10 होती है, तो पाई हो गया रूट 10। तो इसका मतलब ये पाई से और ये रूट 10 को काटा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा कितना 4। तो टाइम पीरियड आ रहा है 4 सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल सही है। साक्षी का 4 सेकेंड आया। मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर डाल के लिख लो बस सॉल्यूशन। हो गया, चलो इस पे आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट इज टाइड टू ए रोप। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसका डायग्राम बनाओ, उसका फॉर्मूला ढूंढो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज टाइड टू ए रोप एंड रोटेटेड इन ए वर्टिकल सर्कल, मतलब वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करा रहे हैं, रेडियस आर है। अब यहां पर इस शब्द पे ध्यान दो, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट।
कुछ ऐसा किया गया यहाँ पर, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया कि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। वैसे वर्टिकल सर्कल में स्पीड कांस्टेंट होती नहीं है, होती है क्या? लोएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, फिर धीरे धीरे कम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पर बिल्कुल मिनिमम हो जाती है, लेकिन जीरो नहीं होती। सर्कल बन रहा है तो जीरो नहीं होगी। कम से कम कितनी होनी चाहिए? √GR तो होनी ही चाहिए वहाँ, फिर ऐसे सर्कल कंप्लीट होता है। बात समझ में आई? अब इसमें लेकिन कह दिया गया कि स्पीड कांस्टेंट है अलोंग द पाथ एंड, तो फिर बताइए मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशो 2 है। अब स्पीड कांस्टेंट है तो फिर टेंशन अलग अलग क्यों हो रहा है बताओ? क्या टेंशन ज़्यादा दे दिया होगा? वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है। हाँ, जो भी दी होगी, तो अलग अलग टेंशन क्यों हो रहा है मैक्सिमम और मिनिमम? बताओ। थीटा के कारण और वेट के कारण, mg के कारण, ठीक है। टेंशन की डायरेक्शन जब वो लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो कहाँ होगी? यहाँ पर mg तो नीचे लगेगा ना। और जो फॉर्मूला अपन ने बनाया था T बराबर mv² प्लस mg cos थीटा, तो उसमें जो एंगल है वो बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए टेंशन चेंज होगा, राइट। तो इसमें भी मैक्सिमम टेंशन T मैक्सिमम अपॉन T मिनिमम इक्वल टू 2:1 दिया है। बताइए T मैक्सिमम कितना होगा, कहाँ होगा? कहाँ होगा? लोएस्ट पॉइंट पर। तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन का फार्मूला बताओ, बोलो जल्दी से। अच्छा, आप v²/rg पूछा है तो अपन ऐसा लगाएंगे जिसमें v आ जाए, mv² प्लस mg cos 0 1, लोएस्ट पॉइंट पर थीटा 0 डिवाइड बाय, इसमें बताओ मिनिमम mv² और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे माइनस mg आएगा। मैंने v दोनों जगह सेम रखा क्योंकि स्पीड क्वेश्चन में सेम दी है, इक्वल टू 2:1, ठीक है। ऊपर से मास कॉमन ले लो, नीचे से मास कॉमन लेंगे, कट जाएंगे। हमारे पास ये बच रहा है v² प्लस g, इसका 1 में मल्टीप्लाई करो, v² प्लस g इक्वल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो 2v² माइनस 2g। क्या ठीक है ये? ठीक है। अब क्या करें? अपने को तो v²/rg पूछा है, तो एक काम करो, इस 2g को इधर ले जाओ, 2g और g कितने हो गए? 3g बराबर ये हुए 2v²/r, इधर ले लो माइनस v²/r, तो 2v²/r से v²/r कम हो गए तो v²/r बचे। हमें तो v²/rg चाहिए, तो g से भी डिवाइड कर दो, v²/rg क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करें। भ्रगेंद्र वरुण, बेटा तुम ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे भ्रगेंद्र? कभी कभी ऑनलाइन प्रकट हो जाते हो। ठीक है। अब देखिए, आप लोग खुद से थोड़ा करने की कोशिश करो, मैं आपको समय दूंगा करना, ठीक है। मिटा दूं इसको, लिख लिया? गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करेंगे अपन, लेकिन जो है खुद से थोड़ा करो। इसका क्या रहा है?
अच्छा ये तो वैसे ही कर लिया, सही है। कितना आ रहा है बताओ। अ स्टोन 2 kg रोटेटेड विद वर्टिकल सर्कल, ठीक है, ध्यान से सुनना, बाय 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, इफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग 52, टेंशन 52 है, जी की वैल्यू इतनी है, तो स्टोन इज एट, तो स्टोन कहाँ पर होगा इन चारों में से, हाईएस्ट पर, लोएस्ट पर, ये पूछा है। तो आप लोग कह रहे हो लोएस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है। कैसे पता किया लोएस्ट पॉइंट पर होगा? 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकाल के देखें, और अगर वो 52 आ जाए तो मतलब लोएस्ट पॉइंट पर ही होगा, और अगर नहीं आए तो फिर हम 4 मीटर पर सेकेंड से हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकाल के देखेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। देखते हैं लोएस्ट पॉइंट पर सबसे पहले चेक करना है। कई बार क्या होता है ऑप्शन से हमें क्वेश्चन चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो हाईएस्ट लोएस्ट दिए हैं, तो अगर मैं आपका आंसर चेक कर लूँ लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, तो लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन का फार्मूला बताइए क्या होता है, बोलो। mv²/r प्लस mg, यही होता है। चेक करके देखते हैं क्या ये 52 होता है क्या। m कितना है 2 है, v कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन r कितना है 1 है, m कितना है 2, g कितना है 10, 32 प्लस 10 20 कितने होते हैं 52 न्यूटन। बिल्कुल चेक हो गया, यानी कि लोएस्ट पॉइंट पर हमने सीखा था उस फार्मूले से टेंशन निकाला 52 आया, और इसमें भी 52 ही दे रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट लोएस्ट पॉइंट ही रहा होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट लोएस्ट ही रहा होगा। ब्रजेंद्र कौरव 50 क्या बता रहे हैं, अरे ब्रजेंद्र की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ भ्रगवेंद्र। कुछ तो हमेशा ही ऑनलाइन है। चलो नेक्स्ट करें। करिए। A stone of 0.5 kilogram rotated on vertical circle of radius 2 meter by weightless string, if string can bear 30 Newton, ये आप कर सकते हैं, टेंशन, then lowest point at the lowest point angular velocity। वो कह रहा है कि एक 0.5 kg का एक मास है और उसको हम 2 मीटर के रेडियस की रस्सी से ऐसे घुमा रहे हैं, और जब ये लोएस्ट पॉइंट पर आता है तो लोएस्ट पॉइंट पर ये जो रस्सी है वो कितने न्यूटन 30 न्यूटन मैक्सिमम टेंशन सहन कर सकती है, 30 से ज़्यादा होगा तो टूट जाएगी। तो बताना है कि इस लोएस्ट, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी लोएस्ट पॉइंट पर। 25 चेक करते हैं क्या 25 है, और बताओ सभी बच्चे कितने आ रही है 5 रेडियन। चलो इसकी 5 आ रही है, और बताओ। तो पहला ऑप्शन लिख देते हैं 25, दूसरा लिख देते हैं 5 रेडियन पर सेकेंड। इसके अलावा भी किसी की आ रही है, बोलो। 5 आ रही है, चेक करो 25, 5 तो नहीं आ रहा है कहीं। ऑनलाइन वालों में क्या आ रही है, बोलो। फाइव आ रही है, चलो फिर ज़्यादातर बच्चों की 5 आ रही है, तो चेक कर लेते हैं। लोएस्ट पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी, तो लोएस्ट पॉइंट पर पहले लीनियर वेलोसिटी निकाल लो। उसके लिए लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन बोलो कितना होगा, mv²/r प्लस कितना mg। TL कितना दिया है लोएस्ट पॉइंट पर 30, मास कितना दिया है 0.5, r कितना, v कितना दिया है, v तो निकालना है।
आर कितना दिया है 2 मीटर। अच्छा एक काम किया करो, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है ना, तो क्यों ना डायरेक्ट अपन एम वी स्क्वायर अपन आर की जगह क्या लिखें, एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख लें, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपन आर होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो, ओमेगा निकालना है तो हम अननेसेसरी फिर भी निकालें फिर आर ओमेगा करें, यही कर दो डायरेक्ट। टी एल कितना है 30, एम कितना है बोलो 0.5, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो निकालनी है, आर कितना है 2, एम कितना है 0.5, जी कितना है 10। जरा सॉल्व करो, 5 टू द ये 1 हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस इधर कितना हो गया 5 हो गया, तो 30 में से 5 चले गए, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया 25, तो ओमेगा आ गया 5। ठीक है, प्लस माइनस 5 का मतलब है वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है और क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, तो 5 आ गया। आंसर इज 5 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ ध्यान रखना, अगर v पूछा है तो ये लगाओ, और अगर ओमेगा पूछा है तो हम डायरेक्ट m ओमेगा स्क्वायर आर इससे करेंगे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अननेसेसरी कुछ स्टेप लगेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करें। करें अगला। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 करिए। 1 किलोग्राम मास रोटेटेड ऑन वर्टिकल सर्कल बाय स्प्रिंग ऑफ टेंशन, स्प्रिंग ऑफ लेंथ 10/3। तो ये रेडियस दे रखी है, r इक्वल टू कितना 10/3 मीटर। रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम टेंशन, तो टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम कितना दिया है 4:1। देन वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, आपको VH निकालना है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, VH की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, जब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है और क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा गया कि स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट पर अलग स्पीड होगी और हाईएस्ट पॉइंट पर अलग होगी। वर्टिकल सर्कल की बात कर रहे हैं, तो टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम बता दीजिए क्या आएगा, बताओ। टी मैक्स आप लोग बताओ जरा, बोलते जाओ, ये तो मैंने केवल क्वेश्चन में से कॉपी कर दिया। अब बताओ जरा, टी मैक्स की वैल्यू लिखूं क्या मैं, बोलो क्या लिखूं। टी मैक्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ क्या लिखूं, एल या एच, इधर एम बी एच लिखूं एम बी आर लिखूं, एल, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पर ही तो टेंशन मैक्सिमम होता है, प्लस एम जी डिवाइड बाय, बताओ टी मिनिमम को एम वी एच स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। ठीक है, इक्वल टू क्या आया 4/1। थोड़ा सॉल्व करें, मास तो कॉमन लेके काट दें, एक इक्वेशन फॉर्म कर लें। तो ये आ रहा है, रेडियस दे रखी है क्या इसमें, मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है, वैल्यू पुट कर दूं, मास तो कट ही गया तो मास की ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे ही 1 kg है, लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। VL स्क्वायर बाई आर, आर कितना है 10/3 आर, तो इसको 10 लिखूं बाय 3, ऊपर से ला गया। ठीक है, प्लस जी की वैल्यू भी लिख दूं 10। ठीक है, इसका 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, बराबर 4 का करते हैं, m तो कट ही गया, VH स्क्वायर बाई आर, आर मतलब 10/3 और g की वैल्यू 10, तो कितना हो गया -40। ये ठीक है, देखते जाना इक्वेशन को, ये थोड़ा सा लेंथी है। अब यहाँ पर 3VH स्क्वायर बाई 10 और ये 3VL स्क्वायर बाई 10 है, तो इसको हम एक तरफ कर लें, इसको इधर ले जाएं, तो 3VH स्क्वायर बाई 10, ठीक है, इसको इधर लाएं, -3VL स्क्वायर बाई 10 बराबर, ये -10 इधर गए
ये -40 इधर गए तो 10 पहले से ही हैं तो +50 हो गए, ठीक है। और कौन सा वाला? चेक कर लो एक बार। हाँ, ये BH सही है, 12 होगा, बिल्कुल 4 था ना, बिल्कुल सही है, 4 का मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पर मैंने कहाँ किया है, ये वैल्यू पुट करनी थी, प्लस वाला तो ये हो ही गया, यहाँ होगा 12, हाँ ये वाला रह गया, वही तो कह रहा था, चेक कर लेना, देख लेना एक बार। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 4 का इसमें VH में VH स्क्वायर बाई R कितना था 10/3, 3 का 4 में मल्टीप्लाई होगा ना 12 होगा, -4 का G में हो गया तो ये हो गया 40। चलो इधर चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 12 VH स्क्वायर बाई 10, इधर आया -3 VL स्क्वायर बाई 10 और इक्वल टू 50, ठीक है। अब सही है। अब देखो यहाँ पर 12 VH स्क्वायर -3, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 500 हो गया, ठीक है, इतना ही छोड़ दो। अब एक काम कर सकते हैं आप, ये VH और VL में एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन और मिल जाए तो हम VH निकाल सकते हैं। और वो इक्वेशन कैसे मिलेगी? ऐसे नहीं मिल सकती है, यहाँ पर है VL और इधर क्या है VH, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है R और R 2R। तो यहाँ से ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल है, और ये 2R है। तो हम एक इक्वेशन इन 1 2 तीनों को देख के बना सकते हैं। कौन सी? थर्ड इक्वेशन वाली, B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। तो ये बना लो यहाँ से, B स्क्वायर, इसको इनिशियल मान लो, इसको फाइनल मान लो, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इनिशियल लौट के आएगी तो ये फाइनल, जैसे ही मर्जी ये बना लो। मान लो इसको इनिशियल मान लो और ऐसे लौट के आ रहा है तो ये फाइनल हो जाएगी। इनिशियल कितनी, ये फाइनल हो गई ये। तो हम फार्मूला लगाएं, B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। B स्क्वायर मतलब फाइनल, VL का स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर मतलब VH का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर से नीचे आएगी तो स्पीड बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है तो क्या होगा? प्लस का G, तो 2G, G की वैल्यू 10, 2GS, और S की जगह 2R, 2 इंटू R कितना था 10/3। बस थोड़े से डेटा ज़्यादा दे रखें, तो VL स्क्वायर इक्वल टू VH स्क्वायर, ये कितना हो गया, ज़रा सॉल्व कर लो। अब कितना हो गया, 2 to 4, 400/3, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपको निकालना क्या है, VH। तो हम क्या करें, ये जो VL स्क्वायर की वैल्यू है, ये VL स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ से इतनी आई है, वो यहाँ पुट कर दें, ये VL स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और कैलकुलेट करके VH निकालना है। निकालो जरा, इतना मैंने कर दिया, और अगर नहीं कर पाओगे तो फिर यहाँ मैं करता हूँ, इसको करो जरा, कॉपी करो और VL स्क्वायर को यहाँ पुट करो, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करना और VH की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा लेंथी सवाल है। और साक्षी का 10 आ गया, बिल्कुल सही है, 10 आ रहा है, बिल्कुल सही। टेन आ रहा है सभी का? बस VL स्क्वायर यहाँ पुट करो, कैलकुलेट करो, VH आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आप अगर यहाँ वैल्यू पुट नहीं करोगे शुरू में, R ही लेके चलोगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, मतलब कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। यानी पहले R जो लिखा है ना, ऐसे ही सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन R के टर्म में बना लो, इसकी इक्वेशन भी R के टर्म में बना लो, फिर VL की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फाइनली जो VL आए उसमें फिर वैल्यू पुट कर देना R की, तो और आसान हो जाएगा।
चलो सभी का 10 आ रहा है, गुड। तो कभी कभी थोड़े लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं, अपने को हर तरह के क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेटा ये वाला स्विच ऑन कर देना, एक बंद है ना ऊपर, हाँ बस। हो गया? मिटा दूं? चलो कर लेना, आ जाएगा 10। क्वेश्चन 9 पर आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट of mass 1 kg is rotated in vertical circle of radius 1 meter. Its velocity at highest point is enough to rotate. Enough to rotate का मतलब क्या हो गया कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक है, विदाउट स्लैकनेस इन रोप। द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, बोलो, इसमें 0 होगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्यों 0 होगा? इस शब्द को मुझे, इस वर्ड को मैंने देखा, यहीं से समझ में आ गया, क्योंकि इसमें कहा है हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? उतनी है कि जस्ट ये सर्कल कंप्लीट कर ले, बस उतनी है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उतनी ज़्यादा नहीं है मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी है, और मिनिमम वेलोसिटी है तो टेंशन कितना होगा? 0 होगा। तो बस इसका टेंशन हो गया हाईएस्ट पॉइंट पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वर्ड देखना, मिनिमम लिखा जाए, जस्ट लिखा जाए, एनफ टू रोटेट लिखा जाए, तो इसका मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहा है कि इतनी वेलोसिटी चाहिए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए। यस, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। अ बॉडी स्लिप्स ऑन फ्रिक्शनलेस ट्रैक and complete its path in a vertical circle of diameter d, then what should be the minimum height होगा, minimum height of the body so that it just complete the vertical circle। देखो वही कहता है, इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। ऐसे एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मान लो, यहाँ से एक बॉडी को स्लाइड कराना है। ग्राउंड से इसकी हाइट है h, और हम हाइट को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब ये फिसलता हुआ नीचे आए और इसके बाद एक ऐसे सर्कल बना हुआ है, यानी ये फिसलता हुआ नीचे आए, ट्रैक है पूरा, ये स्लाइड करता हुआ नीचे आए ऐसे, और ये ट्रैक बना हुआ, इस ट्रैक पर ऊपर चढ़ जाए, और इस ऊपर चढ़ के मतलब जस्ट ये एक सर्कल बना ले, जस्ट सर्कल को कंप्लीट करना है। सर्कस में देखा होगा ना, ऐसा लोहे का जाल बनाते, ये फिसलपट्टी टाइप की बना दी, इधर जो है एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक बना दिया, एक साइकिल है एक पहिए की, उस पर एक जोकर बैठा हुआ है, और बस यहाँ पर पैडल नहीं है उसमें, यानी वो खुद नहीं कुछ कर रहा, जस्ट यहाँ से उसने इस h हाइट से उसने पैर अलग कर दिए, सीट पे बैठा हुआ है, और ऐसी साइकिल नीचे लुढ़कती हुई आ रही है, चलती हुई आ रही है, और इधर आके वो ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, और फिर वो नीचे टपकेगा नहीं, तो अपने को चमत्कार लगेगा। लेकिन अगर ये हाइट सफिशिएंट नहीं है तो हो सकता है वो इधर से ही इधर ही नीचे आके गिर जाए, हो सकता है।
ये हाइट सफिशिएंट नहीं है तो हो सकता है यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाए, ऊपर जाके नीचे टपक जाए। तो अब जरा दिमाग लगाओ कि ये हाइट कितनी होनी चाहिए कि ऐसा एक सर्कल कंप्लीट कर ले, ऐसा एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। 5d/4। चलो चेक करते हैं, 5d/4 बता रहे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या लगाएं, बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगाएं? एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस ब्लॉक की, यहाँ कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे कि एक सर्कल कंप्लीट कर ले? √5gr। तो ये तो पक्का पता चल गया कि लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम वेलोसिटी √5gr होनी चाहिए। अगर इसकी रेडियस r है तो √5gr होनी ही चाहिए, होनी चाहिए। तो √5gr के हिसाब से ये हाइट बनानी पड़ेगी कि यहाँ से इसको स्लाइड कराएं तो ग्रेविटी इसको नीचे पुल करे, इसकी स्पीड यहाँ कितनी हो जाए? √5gr हो जाए। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ इसके अंदर एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, h हाइट पर है तो पोटेंशियल होती है, कितनी होगी पोटेंशियल? mgh। ठीक है। जब ये यहाँ आ गया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आ गया, तो पोटेंशियल पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? काइनेटिक में। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2 mvl²। तो mgh बराबर 1/2 mvl। l को क्या लिखते हैं? vl को, ये रखा है √5gr। तो 5gr हो जाएगा। ठीक है। m से m उड़ा दो, g से g उड़ा दो। तो h इक्वल टू क्या आ गया? h मिनिमम आ गया। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? 5/2r। रेडियस का 5/2 टाइम्स होनी चाहिए। यानी जितनी रेडियस का आप सर्कल बनाना चाहते हैं उसकी 2.5 गुनी हाइट होनी चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा वो अच्छा सर्कल बनेगा। तो जो कंपनी इस तरह के जो बनाती है ये, तो वो ध्यान रखती है कि हम कितने सर्कल का रेडियस बना रहे हैं, तो हाइट कितना होना चाहिए ट्रैक का? वो 2.5 गुनी कम से कम हाइट होनी चाहिए। 2.5 गुने से ज़्यादा वो अच्छी बात है, 2.5 गुने से कम होगी तो फिर वो बीच रास्ते में ही वो जोकर गिर जाएगा। तो यहाँ तो डायमीटर दिया था, तो रेडियस की जगह डायमीटर के टर्म में क्या आंसर आ जाएगा? r की जगह क्या लिख सकते हैं? d/2। डायमीटर d/2 होता है। तो हमारा आंसर होगा 5d/4। ठीक है। आप रेडियस की टर्म में सीधा फार्मूला याद करें इसको हमेशा के लिए। अब इतना सब वहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सीधे आपको याद होगा कि रेडियस का 2.5 गुना होना चाहिए, तो सीधे 5/2r कर दो, सिंपल। ठीक है। मिटा दें। ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो सीधे रट लिया करो, 2 के पहाड़ी की तरह। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। उसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन अबव क्वेश्चन if particle just complete the vertical circle of radius 2 meter, what is the minimum height? h equal to क्या होगा? 5/2r। तो h मिनिमम कितना हो गया? r की जगह क्या है? 2 है, तो 5 मीटर हो गया, बस सिंपल। ठीक है। 5 मीटर होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 12 बोलो। Particle of mass m is rotated in horizontal circle of radius r. सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल और पीटल पे ध्यान दो। सेंट्रीफ्यूगल माइनस के बाई आर स्क्वायर है। सेंट्रीफ्यूगल कितना है? माइनस के बाई आर स्क्वायर है, वेयर के इज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ये बतानी है। कोई भी पार्टिकल जब घूमता है तो टोटल एनर्जी का मतलब होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल निकालेंगे, काइनेटिक निकालेंगे, दोनों का सम कर देंगे तो दोनों में देखेंगे कौन सा आंसर आ रहा है। बी आ रहा है, बी बॉम्बे सही है। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली इस फोर्स से आ जाती है। फोर्स से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। और पोटेंशियल एक फार्मूला होता है F इक्वल टू माइनस डी यू ओवर डी आर। ये एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल याद कर लेना। तो F यहाँ पर ये तो सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, तो माइनस की जगह प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल लिखेंगे ना यहाँ, तो के बाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी यू माइनस डी यू ओवर डी आर। आप यहाँ से डी यू निकाल लो, बोलो कितनी आएगी डी यू? के बाय आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, तो बताओ कितना आएगा? के बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, हाँ अपन ने पढ़ा था ना इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एक्स, तो माइनस के बाई आर आ जाएगा। ठीक बात है, माइनस के बाई आर आया। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो ये जो फोर्स दिया हुआ है के बाई आर स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, तो सेंट्रीपिटल क्या होगा? के बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सेंट्रीपिटल को लिखते क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर बाई आर लिखते हैं। ठीक है, और ये इक्वल टू क्या दिया है? बोलो, के बाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या यहाँ से हम वो बना सकते हैं काइनेटिक एनर्जी? आर से आर कट गया, एम बी स्क्वायर रह गया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू के बाई 2r, ये आ जाएगा। के बाई 2r आ गया। तो एक आपके पास के बाई 2r है और दूसरा क्या है? माइनस के बाई आर है। दोनों का सम कर दो तो क्या आ जाएगा? माइनस के अपॉन 2r। यहाँ पर फोर्स जैसा है वैसा ही लिख देना। ठीक है, तो ये तो कैंसिल ही हो रहे हैं, और जब इंटीग्रेट करोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? माइनस के अपॉन आर। तो ये पोटेंशियल आ गई, और पोटेंशियल वैसे भी नेगेटिव होती है। ठीक है, ग्रेविटेशन में, तो माइनस के बाई आर और प्लस के बाई 2r। ये हो गया माइनस के बाई आर प्लस के अपॉन 2r। बोलो कितना आया? माइनस के अपॉन 2r। तो बी आंसर हो जाएगा। ग्रेविटेशन के केस में ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी भी माइनस ही होती है। तो जब टोटल एनर्जी माइनस होती है तो ये प्लस तो होंगे ही नहीं, ये तो काट ही दो। अब बिना सॉल्व किए भी इसको लॉजिकली कर सकते हो। ये दो तो कट गया, अब बचा माइनस के बाई 2r और एक हुआ के बाई आर। ये माइनस के बाई आर स्क्वायर ये तो फोर्स है, फोर्स से बनेगी पोटेंशियल। अब पोटेंशियल बनेगी तो कितनी बनेगी? यहाँ से पोटेंशियल बनेगी तो कितनी बनेगी? पोटेंशियल बनेगी तो आप कहोगे माइनस के बाई आर बनेगी और प्लस के बाई आर बनेगी अगर माइनस है तो। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके
तो होता तो F इक्वल टू माइनस डी ओवर डी आर है, तो वो माइनस यहाँ पर ये भी माइनस है, तो इसलिए अल्टीमेटली माइनस के बाई 2r माइनस के बाई आर, ये पोटेंशियल बनेगी माइनस के बाई आर। अब आप सोचो, ये तो पोटेंशियल है, कुछ काइनेटिक भी तो होगी, तो माइनस के बाई आर अकेला तो हो नहीं सकता, ये भी कट गया, तो एक ही बचा बस। तो ये सब किए बगैर भी हम कई क्वेश्चंस को बिना सॉल्यूशन के भी कर सकते हैं, ठीक है। मिटा दूं? क्या रिपीट कर दूं? देखो, माइनस के बाई आर स्क्वायर क्या था? सेंट्रीफ्यूगल। एफ इक्वल टू होता है माइनस डी ओवर डी आर। एफ की वैल्यू कितनी है? माइनस के बाई आर स्क्वायर माइनस डी ओवर, माइनस माइनस कट गया। अब हम डी यू की वैल्यू निकालें तो डी यू इक्वल टू क्या आया? के बाई आर स्क्वायर डी आर, इंटीग्रल डी यू मतलब यू इक्वल टू के वैसे के वैसे ही 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का हुआ माइनस 1 बाई आर, तो माइनस के बाई आर। ये हमारे पास पोटेंशियल आई है। अब कुछ काइनेटिक भी होगी, तो काइनेटिक कैसे निकालोगे? ये दिया हुआ है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीपिटल होता है इसका अपोजिट, तो साइन चेंज कर दो बस। तो मैंने यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लिख दिया, के बाई आर स्क्वायर। अब एम भी स्क्वायर अपॉन आर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हम जानते हैं, आर आर कैंसिल हो गया, तो एम भी स्क्वायर इक्वल टू के बाई आर बचा, ठीक है। हमें तो चाहिए काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम बी स्क्वायर होती है, तो इस एम बी स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ? हाफ से, तो उधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया के बाई 2r। और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। तो हाफ एम बी स्क्वायर आया के बाई 2r, पोटेंशियल आया माइनस के बाई आर, दोनों का सम कर दो, माइनस के बाई आर प्लस के बाई 2r, तो हमारे पास टोटल आ जाएगी माइनस के बाई 2r। ये तो प्रॉपर तरीका हो गया, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करें, टाइम बचाना होता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस से ऑप्शन से भी देखा करो। ऑप्शन में हमें पता है कि अगर ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है या ग्रेविटेशन की बात चल रही है, एक पार्टिकल को हम रिवॉल्व करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और ये सेंट्रीफ्यूगल दिया हुआ है, तो नेट एनर्जी जो होती है घूमते हुए पार्टिकल की, वो नेगेटिव ही होती है। नेट एनर्जी घूमते हुए पार्टिकल की नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव होगी, सर्कल में रिवॉल्व करने वाले की नेगेटिव होगी, ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है उसकी नहीं। तो पॉजिटिव वाले तो कट ही गए, ये तो हो ही नहीं सकते। अब 50% प्रोबेबल 50% बच गया, ये 2 काट दिए अपन ने, तो यहाँ पर 2 बच गए। अब ये होगा कि ये होगा, तो उसके लिए देखो पोटेंशियल माइनस के बाई आर स्क्वायर से पोटेंशियल निकालोगे तो माइनस के बाई आर आएगा, तो यानी केवल पोटेंशियल एनर्जी ही माइनस के बाई आर आ रही है, जबकि घूमते हुए पार्टिकल में पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक भी होगी, तो ये तो हो नहीं सकता, तो सीधे हो जाएगा ये वाला माइनस के बाई 2r, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये शायद करवा चुका था क्या? नहीं करवाया। देखो 13 में a small block is shot into each of the 4 tracks as shown below। ये ऐसे ट्रैक बने हुए हैं, एक ब्लॉक को इधर शॉट किया v वेलोसिटी से, सबकी वेलोसिटी सेम है, और ये सर्कल में ऐसे जाएंगे, इधर से ऐसे जाएगा, इधर से इधर जाएगा। द स्पीड विद विच द ब्लॉक एंटर्स द ट्रैक इज सेम इन ऑल केसेस। अब हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक नॉर्मल रिएक्शन कहाँ मैक्सिमम होगा? नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम कौन से वाले केस में होगा? यहाँ नॉर्मल एक ट्रैक बना दूँ मैं यहाँ पर, उससे ये बात आपको समझ में आएगी
कि ऐसे यहाँ पर ये ट्रैक है, इधर से हमने v वेलोसिटी से इसको फेंका, ये ब्लॉक यहाँ आ गया, तो कांटेक्ट सरफेस तो ये है, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है क्या, नॉर्मल रिएक्शन, और वेट तो इसका नीचे ही लगेगा, mg लगेगा। तो वेट तो ये लग रहा है, r यहाँ लग रहा है। अब हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर हाईएस्ट है वो पूछा है, और कौन से ट्रैक में हाईएस्ट है। सभी में mg प्लस r, यानी r तो लगेगा ही। अच्छा, ये सब जो है मिल करके इसको क्या देंगे घूमने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, mg तो सभी में आएगा ही, किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या दे रहा है, ये अपन ऐसे देख लो, r प्लस mg ये मिलके क्या दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। अब ये तो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट मान लें, तो r और स्मॉल r में इन्वर्सली ये प्रोपोर्शनल r आ रहा है, मतलब जिसकी रेडियस कम है उसमें नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी। तो ये सारे ट्रैक में आप देखो किसकी रेडियस कम है, a आ जाएगा। सबसे छोटा कौन है, a, इसी की रेडियस कम है तो इसी में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्टीन पर आ जाओ, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। बताओ, अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज लेस देन मैक्सिमम, इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर ए इज करेक्टली शोन इन द फिगर। देखो यहाँ पर ये ऐसे, ये मान के चलिए कि एक पेंडुलम है और ये यहाँ कहीं आ गया, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है बिना डैम्पिंग के, मतलब इसको रोकने वाला कोई नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब इज़ लेस देन मैक्सिमम, मतलब वो यहाँ आ सकता था मैक्सिमम, उससे थोड़ा कम ही है ये पोजीशन है। तो इस पर नेट एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा वो बताना है। नेट एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो नेट एक्सेलरेशन ये जब पेंडुलम ऐसे घूमेगा, ऑसिलेट करेगा, तो ये यूसीएम है कि नॉन यूसीएम है, नॉन यूसीएम है, क्योंकि हर पॉइंट पर स्पीड अलग अलग होगी। अच्छा, अगर बिल्कुल मैक्सिमम पर आ जाए तो यहाँ वेलोसिटी फाइनली जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ बीच में कहीं है तो इसका मतलब इसमें यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी। अच्छा, हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब इसमें दो एक्सेलरेशन लग रहे होंगे, कौन कौन से, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। ये सेंटर है, तो सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन किधर होगी बताओ, टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर किधर है ये, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन हुआ, AC। AT किधर लगेगा, AT लगेगा इधर, अगर वो नीचे, ये AT लगेगा। टेंजेंशियल लगता है AT, सबको पता है। अब AC और AT का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा, और दोनों के बीच में आएगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ झुक जाएगा, तो इधर कहीं आ जाएगा ऐसे। ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। तो बस यही पूछा है उसने कि बताइए नेट एक्सेलरेशन को कौन सी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C ये वाला, अच्छा ये इधर है C, हाँ तो यही हो गया, सही है। ये हो जाएगा AC, ये हो जाएगा AT, और ये बीच में हो गया A, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता किसी हालत में, इसमें तो एक ही दिया है A, ये हो नहीं सकता। इसमें केवल टेंजेंशियल दिया है, ये भी नहीं हो सकता। तो AC भी है, AT भी है, उनका रिजल्टेंट A है, तो आंसर हो गया C, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला करें, चल आ जाओ। 15वां क्वेश्चन करवाया था, ये नहीं करवाया, अच्छा क्वेश्चन है।
3 identical particle A, B, C joined together by a thread as shown in figure. All the 3 particles are moving in horizontal plane. If the velocity of the outermost particle is V0, then ratio of tension in 3 section of the strings. B आ रहा है? चेक करते हैं. मेरे ख्याल से B नहीं आ रहा, D आएगा. D ठीक है. देखो क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोल रहा है? ए बी सी ये तार पर बंधे हैं, ऐसी स्ट्रिंग पर बंधे हैं. एक सेंटर है, रस्सी को 3 पार्टिकल बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, और आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, मतलब मास सेम है. तो ये जो स्ट्रिंग होती है इनमें टेंशन प्रोड्यूस होगा. मान लो बी और सी में टेंशन है T1. टेंशन है कितना? ए और बी में टेंशन है T2. ओ और ए में टेंशन है T3. अब सी पॉइंट पर, सी पार्टिकल पर देखें कितने फोर्स लग रहे हैं इसको घुमाने के लिए. सी पर बी और सी के बीच में क्या है? टेंशन है T1, तो T1 ही लग रहा है. इसकी डायरेक्शन किधर होगी बोलो? T1 की. इसके लिए लेफ्ट या राइट? लेफ्ट. टेंशन हमेशा दूर रखना चाहिए. तो सी पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां रस्सी बंधी है उससे दूर. सी पर केवल T1 ही लग रहा है क्या? उसके अलावा कोई और? ऐसे घुमा रहे हैं अपन, तो घूमने के लिए ओनली T1 लग रहा है. तो ये T1 ही है जो सी को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देगा. तो पहले T1 ही निकाल लूं. सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बताओ. mv²/r होता है, ये लगा लो m⍵²r. ठीक है, m ω², क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है तो ओमेगा सबका सेम होगा. तो m⍵² l कितने हो गए? ये समझ में आया? क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है सी की? 3l. तो 3l में घूम रहा है तो m⍵² 3l. अब देखें बी पर आ जाओ. बी को घुमाना है, तो बी पर कितने फोर्स लगेंगे? कौन घुमाएगा? ये इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, तो इसमें भी तो यहाँ रस्सी बंधी है, तो इसमें भी टेंशन होगा. कितना होगा? यही होगा T1, क्योंकि पूरी रस्सी में टेंशन है T1, तो यहाँ भी T1 ही होगा. अच्छा, ए और बी के बीच में T2 है, तो बी से एक दूसरी रस्सी इधर बंधी है, तो उसका टेंशन इधर होगा T2. तो बी पर कितने टेंशन लग रहे हैं? 2. T2 और T1 कौन बड़ा होगा इसमें? जो सेंटर की तरफ है वो बड़ा होता है, क्योंकि वही तो उसको घुमा रहा है. तो अब बी पर कितने फोर्स लगे? T2 माइनस T1. ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं? बड़े में छोटा घटाना, T2 में से T1 माइनस किया, ये मिलके क्या दे रहे हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या हो जाएगा? m⍵². बोलो, O से B तक की डिस्टेंस 12. इक्वेशन हो गई सेकंड. अभी सेकंड बनाओ मत. T1 की वैल्यू कितनी है? m⍵² 3l. इसको इधर पहुंचा दो तो T2 निकल आएगा. कितना आ जाएगा बोलो? m⍵², 3 और 2 5, 5l. ये सेकंड इक्वेशन हो गई. T2 निकल आया. ठीक है. अब आ जाओ ए पर. ए से जो इधर रस्सी बंधी है, ए और बी के बीच में कितना टेंशन है? T2. तो ए के लिए इस रस्सी का टेंशन इधर होगा T2. टेंशन की डायरेक्शन हमेशा जहां रस्सी जिस पॉइंट पर बंधी होती है उससे दूर होता है. ठीक है, समझ आई बात? इस पॉइंट पर T3 इधर होगा, इससे दूर T3. कौन बड़ा होगा? T3, क्योंकि T3 सेंटर की तरफ है. तो T3 माइनस T2 बराबर कितना? m⍵². यहाँ से यहाँ तक की रेडियस l. T3 निकालना है. T2 की वैल्यू ये रही. इसको इधर ले जाओगे तो कितना आएगा? m⍵², 5 और 1 6l. ये इक्वेशन थर्ड आ गई. अपने को क्या निकालना था? रेशो T1:T2
T3, T1 की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर 3l, इसकी T2 की 5l, इसकी 6l। रेशो में क्या होता है, जो चीज़ सभी में कॉमन होती है वो काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। m ओमेगा स्क्वायर सभी में कॉमन है, तो इसमें क्या बचा 3, इसमें क्या बचा 5, इसमें क्या बचा 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 5, 6। ठीक है, रेशो में जो चीज़ कॉमन होती है वो सारे कैंसिल कर सकते हैं, नोट करें। अब ये टेंशन क्या होता है, किधर लगता है, इन सब की बात हम लॉज ऑफ मोशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन में यही सब पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ यूज़ हो रहे थे इसलिए मैंने पहले बता दिए थे, लेकिन ये लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है। तो अगले टर्न से बिल्कुल शुरू से ABCD से लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा। तो ये टेंशन क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है, वेट क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, ये सब हम उसमें पढ़ने जाएंगे। मिटा दें, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सिक्सटीन, बताइए, इसको आप लोग करो। पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ वेटलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड अलाउड टू स्विंग है वो इन ए वर्टिकल प्लेन। The speed of the mass is 200 centimeter when the string makes an angle of 60 degree। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि एक ऐसे स्ट्रिंग से एक मास बांध के घुमाया जा रहा है, तो जब ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इस समय इसकी स्पीड कितनी है, 200 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो इस समय इसमें टेंशन कितना होगा, ये पूछा है। करूं, ऐसे स्विंग हो रहा है, डायग्राम और अच्छा बना देता हूं आपके लिए। m मास का पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ इसके अंदर टेंशन कितना होगा भी निकालना है। करो कोशिश, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। 9/10, चलो पहला आंसर लिख लेते हैं, 9/10 न्यूटन। और बोलो, यही आ रहा है? चलो चेक कर लेते हैं यही आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर एक लगेगा इसका वेट mg, ठीक है, ये सेंटर है, इसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि ऐसे घूम रहा है, ये r रेडियस है, इस रेडियस में घूम रहा है। इसको घूमने के लिए क्या चाहिए, ये r रेडियस है, घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बोलो कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, बताओ कौन देगा? टेंशन और कोई mg का कंपोनेंट, बिल्कुल सही है। तो ये थीटा, ये 60 है, तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। mg के कंपोनेंट करो, mg cos 60, और इधर
mg sin 60, ये mg sin 60 से कोई लेना देना नहीं है, ये तो इसको नीचे ला रहा होगा। mg cos 60 और t ये एक ही लाइन पर हैं और t सेंटर की तरफ है, तो ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कितना, t माइनस mg cos 60, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। और चूंकि वेलोसिटी दी है तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम mv²/r लिखेंगे। बस हो गया क्वेश्चन, अब बचे ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। ये टेंशन फाइंड करना है बस, वैल्यू पुट कर दो। t माइनस m कितना, 100 ग्राम, ग्राम को करो किलोग्राम में चेंज, 1000 से डिवाइड कर लो तो 0.1 किलोग्राम आ गया। g की वैल्यू 10, cos 60 की वैल्यू बताओ 1/2, 10 का 0.1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, ओनली 1/2 रह गया। इधर आ जाओ, मास कितना 100 ग्राम, किलोग्राम में चेंज करो, 1000 से डिवाइड करो तो 0.1। v कितना 200, लेकिन ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करो, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई, तो ये 2 रह जाएगी, तो 2 लिख दूं, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस कितनी है 100 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लो, -2 से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻, तो ये भी 1 हो गया। ठीक है, तो अब बताओ t इक्वल टू कितना आया, बोलो। ये 4 है, 0.4 हो गया, और इधर चला गया कितना हो गया 5, तो 0.5 और 0.4 0.9, ठीक है, ये हुआ 0.4, इधर वाला 0.5 था, इधर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 0.5, तो आपके पास 0.9 न्यूटन आंसर है। 0.9 को हम 9/10 भी लिख सकते हैं, 9/10 न्यूटन। ठीक है, यही आ रहा है। बोलो, आ गया? अब तो आ ही जाएगा। इसको बताओ, चलो क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A small object of mass m slides from top of a hemisphere of radius r surface of object, and the sphere is frictionless than height from surface when object will leave the hemisphere, 2r/3। चलो चेक करते हैं। पहले स्फीयर बना लें, बड़ा सा स्फीयर बना लें तो आसानी रहेगी। ये क्या है, क्या है ये, हेमीस्फीयर की बात कर रहा है, तो ये तो हेमीस्फीयर बना नहीं, अब बन गया हेमीस्फीयर। ठीक है, जैसा कहा जाए वैसा डायग्राम बनाओ। Small object of mass m slides from top of a hemisphere of radius r। ठीक है, तो m मास का एक छोटा सा पार्टिकल है, कलरफुल पार्टिकल बना लेते हैं। ये छोटा सा ब्लॉक है, ऐसा इस पर रखा है m मास का, रेडियस इसकी r है, r रेडियस है। ठीक है, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, अभी फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, अगले चैप्टर में फ्रिक्शन की बात करेंगे। स्फीयर इज फ्रिक्शनलेस देन द हाइट
फ्रॉम सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट विल लीव द हेमीस्फीयर। यहाँ से छोड़ देंगे ना, इसको फेंक नहीं रहे, जस्ट छोड़ रहे हैं। छोड़ दिया तो इस पर स्लाइड होके नीचे आएगा, और हो सकता है कि किसी पॉइंट पर आके ये ऐसे स्लाइड होके नीचे ना गिरे, या इतनी स्पीड बढ़ जाए कि वो इस सरफेस को छोड़ दे और कहीं ऐसे गिर के इधर कहीं गिर जाए, ऐसे फिसलता हुआ आ रहा, इधर गिर गया कहीं, वो ठीक इसको स्लाइड करते हुए यहाँ तक नहीं आया, ऐसे गिरते गिरते इधर कहीं हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? तो मान लो ये यहाँ पर ऐसे, ये जब ये यहाँ पर आया था तो ऐसे फिसलते 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 इधर कहीं गिर गया। यहाँ पर इसने इस कांटेक्ट को छोड़ दिया। हाइट फ्रॉम सरफेस व्हेन द ऑब्जेक्ट विल लीव द स्फीयर, इस स्फीयर को छोड़ दे तो कितनी हाइट पर इसने छोड़ा ग्राउंड से, मतलब इससे, वो हाइट आपको कैलकुलेट करनी है आर के टर्म में, रेडियस के टर्म में। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि जब ये इसको छोड़ रहा था सरफेस को, जब ये इसको छोड़ रहा था तो वर्टिकल से कितना एंगल बना, कितने एंगल पर छोड़ेगा, ये भी पूछ लेते हैं कि कितने एंगल पर ये छोड़ेगा और कितनी हाइट पर छोड़ेगा, ये भी पूछ लेते हैं। चलिए इसको एक बार हम समझ के फिर याद कर लेंगे, ठीक है? समझते हैं। 2-3 कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें। जब तक बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है तब तक नॉर्मल रिएक्शन लगती है, कांटेक्ट खत्म तो नॉर्मल रिएक्शन भी खत्म। पहला कॉन्सेप्ट तो ये लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन कब तक लगती है? जब तक बॉडी कांटेक्ट खत्म तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म। वेट जो होता है mg, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, वो कांटेक्ट हो ऑब्जेक्ट या ना हो mg तो लगेगा। तो जो लगने ही है वो लगा लो। कौन सा लगना है बोलो? mg लगना ही है, नीचे लगता है वो तो यहाँ पर। अब जब ये ऐसे स्लाइड कर रहा था तो वास्तव में ये सर्कल में ही तो रिवॉल्व कर रहा है। कितनी रेडियस में? r रेडियस में। सेंटर कहाँ है सर्कल का? O, ये है। ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको इस r रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए कौन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है बताओ? नॉर्मल रिएक्शन तो है ही नहीं है। यहाँ पे, यहाँ जब ये छोड़ देगा, यहाँ पे छोड़ दिया ना, तो अपन इधर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। छोड़ दिया तो आर खत्म, ये वाला। तो यहाँ पहली बात, अगर इसको छोड़ता नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन लगता, लेकिन छोड़ दिया तो आर तो 0 हो गया। अब ओनली mg है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। करो कंपोनेंट इसके। mg इधर, तो इधर कौन सा? mg कॉस, इधर कौन सा? mg साइन थीटा। mg साइन थीटा तो इधर ले जाएगा, इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा, और mg कॉस थीटा इसको ऐसे इस जगह पर घुमाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इस पर केवल mg कॉस थीटा लग रहा है जो सेंटर की तरफ है, जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा। r 0 हो गया है क्योंकि यहाँ पर इसको छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया तो r 0, जब तक छोड़े नहीं तब तक r है। तो यहाँ कितना लिख दूँ? mv² r, ठीक है? m से m काट दें तो cos थीटा इक्वल टू आ गया v² rg। अब अगर मुझे यहाँ v² की वैल्यू पता चल जाए तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ कितने एंगल पर छोड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है। तो v² की वैल्यू ऐसे निकाल लो। आप देखना, ये लेवल है, कोई डिफरेंट कलर दे दूँ। एक लेवल ये है, एक लेवल ये था, दोनों लेवल के बीच में ये डिफरेंस है। कितनी हाइट, कितना है ये डिफरेंस? टोटल r है, उसमें से h माइनस कर दो, ये कितना हुआ? कितना हुआ ये? r माइनस h हुआ कि नहीं हुआ? इतना केवल। तो यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस
एक फॉर्मूला लगा लो सिंपल, या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ये लगा लो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही आता है। यहाँ की वेलोसिटी चाहिए मुझे b, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है वो चाहिए। तो ये फाइनल है, ये v स्क्वायर, बोलो यहाँ पे u कितना, इसको तो छोड़ा था, बस छोड़ा था, तो इनिशियल कितनी 0। स्पीड बढ़ेगी कम होगी, नीचे आने पे बढ़ेगी, तो g प्लस का, ठीक है। s कितना, यहाँ से यहाँ तक, s ऐसा नहीं देखना, ये लेवल देखना है। लेवल कितना r माइनस है, जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो लेवल देखना है। तो r माइनस एच, ये हो गया r माइनस एच, किसकी वैल्यू आ गई है b स्क्वायर की। बस आधा क्वेश्चन तो हो ही गया। कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2g ब्रैकेट में r माइनस एच बाय आर जी, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। 2g ब्रैकेट r माइनस एच स्क्वायर था ना, ये बी स्क्वायर ही था। b निकालोगे तो 2g अंडर, ये अंडर रूट में 2g r माइनस एच आ जाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अपन कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना h, हाइपोटेनस r बराबर, इधर क्या है बोलो b स्क्वायर बाय आर जी, r से r कट गया, h बराबर v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2g और r माइनस एच बाय जी, जी से जी भी काट दो, इधर बोलो कितना आया h बराबर मल्टीप्लाई करो 2r माइनस 2h, ठीक है। 2h इधर ले लो, 3h इक्वल टू 2r, h निकालना है तो h बराबर क्या हुआ 2/3r, इसको याद कर लो, ठीक है। ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो और अच्छी बात है। क्या करना है, सीधे कितनी हाइट पे छोड़ेगा याद करो 2r/3r, क्योंकि ये थोड़ी ना पूछेगा कैसे आया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कैसे आया, तो इसलिए मैंने पूरा बताया। अदरवाइज़ कई तो डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देते हैं, तो कर लिख सकते हैं फार्मूला, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि बनाया कैसे। तो कितनी हाइट पर छोड़ेगा ये 2/3r पे छोड़ेगा, 2r/3 पे छोड़ेगा। तो इसको फार्मूले की तरह याद कर लो कि एक हेमी स्फीयर है, ध्यान देना, उस पर एक ब्लॉक को रख दिया, स्लाइड हो रहा है, जस्ट स्लाइड करा दिया, तो नीचे से कितनी हाइट पर छोड़ेगा 2r/3 हाइट पर छोड़ता है। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो सीधे सीधे रट लेने चाहिए, एक बार सॉल्व करके, एक बार सॉल्व करो फिर उसके बाद सीधे याद कर लो उनको। जैसे वो था 5/2r वाला, यानी रेडियस का 2.5 गुना हाइट होनी चाहिए एक सर्कल बनाने के लिए। ऐसे ही इसमें कितनी हाइट पर छोड़ेगा 2r/3 पर छोड़ेगा, कितने एंगल पर छोड़ेगा देखो निकालते हैं, जी से जी उड़ाओ, कॉस थीटा 2r माइनस एच की जगह 2/3r लिख दो, 2/3r डिवाइड बाय r, इसको भी याद कर लेना। देखो 2 ब्रैकेट r में से 2r/3 घटा लो, 1/3r डिवाइड बाय r, r से r कट गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या 2/3, थीटा क्या कॉस इनवर्स 2/3। तो कितने, अब ये फाइनल 2 हो गए आपके पास इसमें याद करने के लिए। पहला तो हो गया ये कितनी हाइट पर छोड़ेगा, h बराबर क्या है बोलो 2/3r, कितने एंगल पर छोड़ेगा, r बराबर कितना 2/3, यही आ रहा है। तो सिंपल 2/3 याद ही किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा और मैं आपको पूछता हूं,
अगर ये हेमी स्फीयर की बजाय कंप्लीट स्फीयर होता तो कितनी हाइट पर छूटता? नीचे ग्राउंड से आर और ऐड हो जाता। अरे इसी को अगर मैं कंप्लीट स्फीयर बना देता, देखो ये हेमी स्फीयर है, ये ज़मीन पर रखा है। अब ज़मीन पर मान लो हेमी स्फीयर नहीं रखा, क्या रखा है ऐसा, ये रखा है कंप्लीट स्फीयर। तो अब ज़मीन से हाइट निकालनी पड़ती ना, बस इधर से कितनी है 2/3r, तो 2/3r में और क्या ऐड हो जाता r। तो फॉर फुल स्फीयर यही हाइट क्या होती, h डैश बराबर हाइट फ्रॉम ग्राउंड 2/3r प्लस r, तो कितने हो गए 5/3r। ठीक है, एंगल वही रहता, एंगल तो सेंटर से ही मेजर करना है ना, तो एंगल वही रहता। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक किस हाइट पर छोड़ेगा 2/3r पर, किस एंगल पर छोड़ेगा 2/3 एंगल पर कॉस में, और अगर फुल स्फीयर होता और ग्राउंड से मेजर करते तो 5/3r पर। एंगल वही रहता, सेंटर से मेजर कर रहे थे इसलिए। ठीक है, अगले संडे का टेस्ट सबको पता है, सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन। इस संडे को सर्कुलर मोशन का हुआ था, सभी ने टेस्ट दिया होगा, सभी फील गुड कर रहे होंगे। बोलो सबका पेपर अच्छा गया कि नहीं? हैं फुल मार्क्स 180 में से 181 नहीं है किसी के? कितने हैं? 165 हाईएस्ट हैं। मैंने देखा नहीं, देखता हूँ। और ऑनलाइन में होंगे ये, ऑफलाइन के अभी पता नहीं चले। ऑफलाइन में भी तो बच्चे आए होंगे कुछ, ऑफलाइन वालों कितने हैं देखते हैं किसके हैं। इतने आसान पेपर में भी जो है 165 हाईएस्ट ला रहे हो। वन 165 ब्रगेंद्र वरुण इसके हैं। मानसी चौधरी 11th में है। बताओ 11th वाले बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं, इसके 152 है। अभिषेक विधोड़ी ये 11th में, ये बैठा है, देखो हाथों पकड़ जरा, देखो ये 11th में है। ये 12th में क्या करेंगे आप लोग सोच सकते हो। ये अभी जो है 150 ला रहे हैं। गौरव राजपूत कहाँ है? ये है देखो 120। नंदिनी ये 11th में है, कहाँ आज आई नहीं है क्या? ये भी 11th में 116 लेके आ रही है। सचिन यादव देखो ये बैठा है 107। अनिरुद्ध भारती 105 ये बैठा है, कहाँ गया? ये बैठा है देखो। रंजना चौधरी 95, शिवानी 89, कात्यानी ये 11th में है 85 लेके आ रही है ना। और ये ड्रॉपर इसमें पहले 4 में कोई नहीं है, ये है। अच्छा क्या नाम है तेरा? शिवानी, हाँ। इलेवेंथ वाले ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जोश ज़्यादा रहता है और धीरे धीरे फिर जोश कम होने लगता है ना। तो इसलिए जोश बनाए रखो 11th जैसा। अगले टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, हाईएस्ट भी 165 से ज़्यादा आने चाहिए। अभी हालांकि ऑफलाइन वाले पता नहीं चले, ऑनलाइन के जो है ये हाईएस्ट हैं। ऑफलाइन की अभी चेक होगी तो उसमें पता चलेंगे कितने हैं। हो सकता है 165 से ज़्यादा हो।
चलो क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ फटाफट। अ फाइटर प्लेन is pulling out for a dive at a speed of 900 km per hour, assuming its path to be a vertical circle of radius 2000 meter and its mass to be 16,000 kilogram. The force exerted by air on it at the lowest point. बोलो। बी बॉम्बे। एक फाइटर प्लेन है और फाइटर प्लेन जो है ऐसे सर्कल में, वर्टिकल सर्कल में ये घूम रहा है। जब ये लोएस्ट पॉइंट पर आता है, हवाई जहाज बना लेते हैं, फाइटर प्लेन है, और कितनी स्पीड से घूम रहा है? पुलिंग आउट फॉर ए डाइव एट स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड दे रखी है v इक्वल टू 900 किलोमीटर पर आवर, अज्यूमिंग इट्स पाथ टू बी वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस है 2000 मीटर का। इट्स मास है 16,000 किलोग्राम। फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन इट एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? यहाँ पर एक तो इसका वेट होगा, ऊपर ये फोर्स होगा सेंट्रीपिटल, ठीक है। इसको घूमने के लिए क्या फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल चाहिए। तो ये वास्तव में ये एयर इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगाएगी, वो F मान लेते हैं, ठीक है। और F और mg का रिजल्टेंट क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F माइनस mg होगा या F प्लस mg होगा? बताओ। F माइनस mg, क्योंकि F सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ वाला ज़्यादा होता है हमेशा, तभी सर्कल में घूम सकता है, और अपोजिट है इसलिए माइनस हो जाएगा। एम भी स्क्वायर बाई आर। बाकी सारी वैल्यू लिख के एफ निकाल लो कितना आ रहा है। अपवर्ड तो लग रहा है, वो पता चली गया। एम जी वी आर की वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, इनमें से कौन सा आ रहा है। ये बुकलेट देना। कितना आ रहा है? बी आ रहा है। पहली बात तो अपवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड वाले काट दो। ए आ रहा है, बी बॉम्बे, बी ठीक है। चलो और कोई है? ये तो हो गए पूरे। अब इसमें कुछ एक आपकी बुकलेट में एक 19 क्वेश्चन है, इसको चेक कर लें क्या है। 19 में देखिए, सब अपनी बुकलेट में निकाल लें। मास इज अटैच्ड, और सुन लें क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, नीट 2019 का क्वेश्चन है। मास m इज अटैच्ड टू ए थिन वायर एंड व्हर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक। जब ये लोएस्ट पॉइंट पर हो, हॉरिजॉन्टल पर हो, हाईएस्ट पर हो, या 60 डिग्री वर्टिकल से हो। कहाँ पर इसके टूटने की संभावना ज़्यादा है? ऐसे ले जा रहे हैं तो जहाँ पर टेंशन ज़्यादा वहाँ टूटता है, जहाँ स्पीड ज़्यादा, जहाँ टेंशन ज़्यादा वहाँ टूटता है। टेंशन और स्पीड कहाँ ज़्यादा? लोएस्ट पर। तो लोएस्ट पर ही टूटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, आंसर हो जाएगा लोएस्ट। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी 19 में 2 क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से पूछे गए थे, 2 क्या 3 पूछे गए थे। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 किलोग्राम इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम है
हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम बना लेते हैं, ये रहा ड्रम, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, 1 मीटर है, रेडियस हो गई r इक्वल टू 1 मीटर। एक ब्लॉक है मास जिसका 10 kg है, इधर चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है मास 10 kg का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में म्यू कितना है, 0.1 है। मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछा है, इसको ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से, तो ओमेगा पूछा है जिससे कि ये इससे चिपका रहे, नीचे गिरे नहीं। बताओ, तो ये डेथ वेल टाइप का हो गया, सिंपल बात है, मौत का कुआं हो गया। मौत के कुएं में स्पीड क्या थी, मिनिमम स्पीड बोलो, अंडर आर जी बाय म्यू। अपने को तो ओमेगा निकालना है, तो वी को लिख लो आर ओमेगा, ये लिख सकते हैं, बराबर अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू। इस आर को लिख सकते हैं रूट आर इंटू रूट आर, तो एक रूट आर कट जाएगा, ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट जी अपॉन म्यू आर। ये ठीक है क्या, आर रूट आर इंटू रूट आर, एक रूट आर इससे उड़ गया, रूट आर को नीचे ले लिया, वो रूट कॉमन ले लिया, बस वैल्यू पुट कर दो। जी कितना प्रश्न में अगर दिया है, कितना दिया है जी, 10 ले लो, 10 म्यू 0.1, आर कितना है 1, कितना आ गया 100 यानी 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नीट 2019 क्रैक हो गई अपनी। 21 ये एक्चुअली एसएचएम का क्वेश्चन है, लेकिन एसएचएम और सर्कल सिमेट्री होती है इसलिए इसमें रख दिया गया है। 21 में रेडियस ऑफ सर्कल 3 मीटर है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है, इनिशियल पोजीशन और सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है डायग्राम में। मिटा दूं इसको, ऐसा एक डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये 3 मीटर दिया है, ये पार्टिकल पी पर है, t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नीचे आना, और इसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड। तो बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, देखो एसएचएम में या सर्कुलर मोशन में ये जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है, ऐसे सर्कल कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन बनती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये हम उसमें वेब वाले चैप्टर में या एसएचएम वाले चैप्टर में समझेंगे, अभी फ़िलहाल याद रख लो, ठीक है। या तो साइन होगी या कॉस होगी। अब कब साइन होगी कब कॉस होगी, इसका तरीका है कि अगर ये पार्टिकल यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इधर से, ये रेफरेंस लाइन है इस पॉइंट से, तो साइन होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है तो कॉस होगी, तो हमारा लगेगा कॉस। ये एम्पलीट्यूड का मतलब होता है रेडियस, रेडियस कितनी है इसमें 3, तो यहाँ लिख दो 3। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो 3 कॉस 2 पाई, टी कितना है 4, तो आंसर हो गया 3 कॉस पाई टी बाई 2, ठीक है, ये आंसर दिया होगा। एक क्वेश्चन है लास्ट 22 इसका, ये 2018 का है, अभी अपन ये तो कर ही चुके हैं, अभी कर चुके हैं, ठीक है। क्या आंसर है इसका 5/4D, बस यही है। तो ये सारे हो गए। अब आप ये जो शीट है इसके पीछे 21 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आज आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसके सॉल्यूशन भी पीछे दिए हुए हैं 21 के 21, इनमें से जो नहीं आए वो अगले टर्न पर आप पूछ लेना। और आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक तो ये 21 और दूसरा MCQ NCERT की, मतलब NCERT की बुकलेट। NCERT में 25 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन लगाओ, इनके वीडियो सॉल्यूशन 25 के वीडियो सॉल्यूशंस मैं आज अपलोड करवा दूंगा, आज की बजाय कल करवा दूंगा, क्योंकि आज तो आप सॉल्व भी करोगे इसको, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, जो होमवर्क करता चलेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, समझे। होमवर्क करना ज़रूरी है। ये बैक्टर के नहीं बने छोड़ देना, क्योंकि बैक्टर अभी आपने
कई बच्चों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिन्होंने सब पढ़ लिया है, शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो सब करो। तो होमवर्क में पेज नंबर 11 पर MCQ NCERT ये कंप्लीट करने हैं और इनके वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे कल आपके ऐप पर। तो उसमें से आपसे क्वेश्चन जो नहीं बने उसको थोड़ा समय दे के पढ़ना, ऐसे नहीं जल्दी से आंसर निकाल दिया। हर क्वेश्चन बड़ा है, NCERT का हर क्वेश्चन बड़ा है, कम से कम 10 मिनट लगेंगे आपको हर क्वेश्चन को समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और समझाने में तो कई बार 15 मिनट भी चले जाते हैं। एक क्वेश्चन को, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक ही क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन फंसे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में एज इट इज़ नहीं आएंगे। एग्ज़ाम में उन 5-6 क्वेश्चन में से कोई एक छोटा सा पार्ट पूछेंगे, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सारे कॉन्सेप्ट उसके समझें। तो जेईई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT के। तो ये 25 क्वेश्चन इसमें है, फिर एडिशनल एक्सरसाइज है 5-6 क्वेश्चन की। जो नहीं बनेंगे मैं करवाऊँगा, आप उसकी चिंता मत करना। तो NCERT और ये 21 क्वेश्चन, ये इतना आप 2-3 दिन में कर लें, ठीक है। और आज शाम को क्लास होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला दिन है, ठीक है। आज से ही स्टार्टिंग है, इसलिए पूरा समझ में आएगा। शाम को 5:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगी, एग्जैक्ट 5:30 पे स्टार्ट हो जाएगी। और अगले टर्म से भी नया चैप्टर शुरू होगा, लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर मोशन में भी बहुत सारी समानता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ मोशन के इसमें लगते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो डाउट्स हैं सर्कुलर मोशन के, वो मैं लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ लेता रहूँगा। तो इतना कर लो आज।